दो लड़के आकाश और सुजीत बाइक में घूम रहे थे। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और जहाँ वो दोनों थे वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। दोनों नशे में गाना गाते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक से नशे की धुत में आकाश बाइक संभाल नहीं पाया और दोनों सड़क के किनारे जा गिरे। पैरों में उन्हें छोटी मोटी चोट आई और नशे में होने के कारण वो दोनों सड़क के किनारे ही बेहोश हो गए। तकरीबन 1 बजे की बात है जब सुजीत की आंखें खुली और उसने देखा कि दोनों किस तरह सड़क के किनारे गिरे पड़े थे। उनकी बाइक गिरी पड़ी थी जिसके पास आकाश भी धूत पड़ा हुआ था। वो उठकर बैठा और उसने आकाश को उठाने की कोशिश की, लेकिन आकाश नहीं उठा। सुजीत अभी भी बहुत नशे में था और अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि तभी उसे पीछे से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। सुजीत पीछे मुड़ा तो झाड़ियों के बीच में उसे हल्की सी किसी लड़की की झलक दिखाई दी। उसे देखकर सुजीत खड़ा हो गया और झाड़ियों के बीच चला गया, लेकिन उसने देखा कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। उसे लगा कि शायद उसने कल्पना की होगी, इसलिए वो वापस सड़क की ओर आ रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने उसके कानों में कहा, सुजीत कहाँ जा रहे हो, ज़रा इधर तो आओ। सुजीत ने जब ये सुना तो उसके गर्दन के पास के रोंगटे खड़े हो गए और वो चारों ओर देखने लगा, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर उसे वापस से पायल की झनकार सुनाई दी और सुजीत उस आवाज़ का पीछा करते हुए पास के ही एक खंडहर तक जा पहुंचा। उसने देखा कि वो खंडहर बहुत बड़ा था। सुजीत ने कहा, इतना बड़ा खंडहर, क्या होगा यहाँ? मुझे जाकर देखना चाहिए। नशे में होने के कारण वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था, इसलिए जो मन में आया कर रहा था। वो उस खंडहर के अंदर चला गया। उसके कदमों की आवाज़ अंदर से साफ सुनाई दे रही थी। वो अंदर से उस खंडहर को देख ही रहा था। खंडहर के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था और रात में वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। अंदर अंधेरा और ठंडक थी जिससे वो अजीब सा महसूस करने लगा था। वो धीरे धीरे वहाँ का निरीक्षण कर रहा था। तभी वो एक ऐसी जगह पर जा पहुँचा जहाँ पर उसे दीवारों में कई खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखी, जिन्हें देखकर एक पल के लिए सुजीत मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, काश इनमें से कोई एक जिंदा हो जाती तो भाग्य खुल जाते अपने। उसने जब ऐसा कहा तो उसी समय उसे एक लड़की की खिलखिलाहट भरी हंसी सुनाई दी। वो सुनकर सुजीत चौंक गया और इधर उधर देखने लगा कि आखिर कौन है वहाँ। फिर उसे ऐसा लगा कि आसपास की सारी तस्वीरें उसे घूर रही हैं। इससे उसे झुरझुरी सी महसूस हुई और उसने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। तभी खंडहर के एक कोने में उसे एक आकृति नजर आई। सुजीत कांपते हुए उस तरफ जाने लगा, लेकिन नज़दीक जाने पर उसको कोई भी नहीं दिखा। फिर वो खंडहर के और अंदर गया और ऐसे ही वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो किसी का कमरा लग रहा था। शायद कई सालों पहले उस खंडहर में कोई रहता हो। उस कमरे में उसको एक पुराना बिस्तर नज़र आया, लेकिन उसकी सांसें तो तब थम गई जब उसने देखा कि उस पुराने बिस्तर पर कोई सोया हुआ था और उसने काले रंग का कपड़ा ओढ़ रखा था। सुजीत के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और अब उसका नशा भी उतरने लगा था। वो कांपते हुए पैरों के साथ बिस्तर के पास पहुंचा। उसे महसूस हुआ कि बिस्तर पर कोई औरत लेटी हुई थी। सुजीत ने कांपते हुए हाथों से उस काले कपड़े को हटाया और जब उसने देखा कि बिस्तर पर एक खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी,
तो वो दंग रह गया। उस लड़की की आंखें लाल और चमकदार थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और जैसे ही सुजीत ने उसे देखा, वो उसकी आंखों के जाल में फंस गया। उसने देखा कि उस लड़की का शरीर कितना सुंदर और कोमल था, जिसे वो स्पर्श करने के लिए बेताब हो रहा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? तो उस लड़की ने कहा, मैं यक्षिणी हूँ, जो इतने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर कर दी तुमने आने में। सुजीत ये सुनकर अच्छा महसूस करने लगा। वो उस लड़की के पास बैठ गया और उसके कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर स्पर्श करने लगा। यक्षिणी ने कहा, तुम चाहते थे ना कि तस्वीर में से कोई एक जिंदा हो जाए, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब बताओ, क्या करना चाहोगे? ये सुनकर सुजीत की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके इरादे गलत होते जा रहे थे। सुजीत ने कुछ नहीं कहा। वो बस यक्षिणी को देख रहा था और उसके सुंदर शरीर को स्पर्श करने के लिए तड़प रहा था। यक्षिणी ने उसके गालों को प्यार से सहलाया और इससे सुजीत का गला सूखने लगा। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। यक्षिणी ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा और बिना सोचे समझे सुजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद सुजीत ने महसूस किया कि यक्षिणी उसके गालों को चूम रही थी और सुजीत उत्साहित होता जा रहा था। फिर उसने महसूस किया कि यक्षिणी उसके कपड़ों को निकाल रही थी। फिर उसके हाथ उसके सीने पर रेंग रहे थे। इससे सुजीत की सांसें अटक गई थी और उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। इसके बाद यक्षिणी उसकी गर्दन और सीने को स्पर्श करने लगी। सुजीत भी आंखें खोलकर उसे देखने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन यक्षिणी ने उसे आंखें खोलने के लिए मना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे यक्षिणी सुजीत के ऊपर लेट गई और फिर अपने आप को संतुष्ट करने लगी। कई घंटों तक उस खंडहर में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन उसके बाद जब सुजीत थक गया तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि अब सुंदर सी यक्षिणी एक खौफनाक बुढ़िया में बदल गई थी, जिसकी त्वचा काली और फटी हुई थी। ये देखकर सुजीत जोर से चीखा और अपने कपड़े पकड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन यक्षिणी ने उसका हाथ जकड़ रखा था। फिर उसने एक भयानक आवाज़ में जवाब दिया, मैं यक्षिणी हूँ, यक्षिणी, और मैं उन लोगों की आत्मा को निगल जाती हूँ जो मेरी शांति को भंग करते हैं। तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम्हारी बारी है। सुजीत डर के मारे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यक्षिणी उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसने सुजीत को ज़ोर से धक्का मारा, जिससे सुजीत दूर जा गिरा, पर अचानक से उठकर वो तेज़ी से भागने लगा। उसने महसूस किया कि वो जहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, वहाँ के रास्ते अपने आप बंद होते जा रहे थे। उसने आकाश को भी पुकारने की कोशिश की, लेकिन आकाश तक उसकी आवाज़ पहुँच नहीं पा रही थी। फिर यक्षिणी की आवाज़ उसको सुनाई दी, जिसके कारण वो और ज़्यादा सहम गया और खंडहर के एक कोने में जा छिपा। लेकिन यक्षिणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती जा रही थी और उसकी आवाज़ सुजीत के कानों में गूंज रही थी। सुजीत डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुका था और उसने सोचा कि शायद उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं देगा तो शायद उसे यक्षिणी नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नहीं जानता था कि यक्षिणी की ताकत अविश्वसनीय होती है। अब उसको ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे यक्षिणी की ठंडी और नशीली सांस गर्दन पर महसूस हुई, मानो वो उसके पीछे ही खड़ी हो। फिर जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि सामने सच में यक्षिणी थी, जिसने कहा कि अब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ चलेगी, तुम्हारी शांति अब मेरी है। सुजीत के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और अब वो यक्षिणी से गुहार लगा रहा था कि वो उसे छोड़ दे, और उसकी आवाज़ खंडहर में गूंज रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ हवा में गायब सी होने लगी। यक्षिणी ने उसे अपने हाथों से जकड़ लिया और उसके शरीर को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद सुजीत की चीखें खंडहर में गूंजी और धीरे धीरे करके पूरी तरह गायब हो गई, यानी यक्षिणी ने सच में उसकी आत्मा को निगल लिया।
अगली सुबह आकाश को होश आया और उसने देखा कि वो अब भी सड़क पर पड़ा हुआ था, लेकिन सुजीत वहाँ नहीं था। उसने सुजीत को पुकारा, लेकिन वो नहीं जानता था कि पिछली काली रात सुजीत को खा गई थी। आकाश हर जगह उसे ढूंढने लगा और उसे ढूंढते ढूंढते वो भी खंडहर तक जा पहुंचा, लेकिन उसे खंडहर के अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। आकाश को लगा कि शायद सुजीत खंडहर के अंदर होगा, इसलिए वो भी उसे ढूंढने के लिए खंडहर के अंदर चला गया। लेकिन बाहर आई तो सिर्फ उसकी भी चीखें जो कुछ ही क्षण में गायब हो गई। शायद उसके साथ भी वही हुआ जो सुजीत के साथ हुआ था। इस तरह दोनों की कहानी इसी खंडहर में शुरू होकर इसी खंडहर में दफन हो गई, और वो खंडहर फिर से वीरान और सुनसान रह गया, जहाँ हर रात यक्षिणी के पायल की आवाज़ गूंजने लगी। इसके बाद से जब भी किसी शख्स ने इस खंडहर में कदम रखने की कोशिश की, वो भी यक्षिणी की चपेट में आ गया और इसी खंडहर में कहीं गुम होकर रह गया। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। और स्टोरी को लाइक करके और कमेंट करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।